हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 12 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है। ये न्यूज़ है, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक पत्रकार, एक न्यूज़ एंकर हैं, टीवी के मालिक हैं एक, रिपब्लिक भारत। इनका नाम है अर्नब गोस्वामी। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र सरकार है उनको फटकार लगाई है और इनको अंतरिम बेल जमानत दे दी गई है। तो इससे संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ बात की गई है प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन दोनों की बात की गई है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत ये चीज़ें आती हैं। भारतीय संविधान के मूल जो अधिकार दिए गए हैं मतलब भारतीय नागरिकों को, तो उसमें अनुच्छेद 19(1) के अंदर है प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट घटक हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इस केस से संबंधी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, नोट कर लीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जो पॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया भी था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरी चर्चा की थी मैंने। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि रेड श्रेणी में काफ़ी सारे शहर जो जा रहे हैं। तो राजस्थान में पहले 2 शहर हुआ करते थे, लेकिन अभी 4 शहर हो गए हैं। ये जो रेड श्रेणी वाले में मैंने आपको बताया था, कलर कोडिंग जरूर आप याद रखिएगा। मैंने आपको रेंज भी बताई थी उसमें कि किसको कौन सा बोलते हैं, गुड मॉडरेट कौन से होते हैं, वेरी पुअर कौन सा होता है, और वो कितनी रेंज में आता है और उसका कलर क्या है। तो यहाँ पे देखिए यही बात उन्होंने की है। राजस्थान में 4 शहरों में AQI 300 के पार यहाँ पे बात की है उन्होंने कि ये रेड जो कलर है उसमें ये पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये शहर लाल श्रेणी में शामिल हो गए हैं। आपको ये रंग पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो कौन कौन से शहर हैं? जयपुर, भिवाड़ी, कोटा और जोधपुर। अभी ये जो शहर हैं ये इनमें ज़्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए इनको बताया गया है ये AQI 300 के पार चले गए हैं ये चारों के चारों शहर में, और रेड श्रेणी में चले गए हैं। तो वो कलर कोडिंग आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। पेज नंबर में बात की जा रही है। अभी आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान सारे के सारे सिनेमा हॉल बंद थे, तो फिल्म इंडस्ट्री पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हो गए, यूट्यूबर्स हो गए काफ़ी सारे, मतलब ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गई इस दौरान, क्योंकि आप फिजिकली जाके कहीं एक्सेस नहीं कर सकते, कोई एंटरटेनमेंट नहीं ले सकते थे। तो ये सारी की सारी जब चीज़ें आई तो इनमें काफ़ी सारा दुष्प्रचार भी फैलाने लगे लोग बाग, जो ये मीडियम है इनके माध्यम थे। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन सभी चीज़ों को हम सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाए, ताकि इन पर नियंत्रण रखने का काम किया जाएगा। तो वही काम किया है सरकार के द्वारा कि अब इन सभी चीज़ों को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया है। पहले केवल फिल्म इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन थी। आपको पता होगा कि जो भी कोई नई फिल्म बनाते हैं तो उसको एक UAE सर्टिफिकेट लेना होता है। तो वो सरकार से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि इसमें कुछ भी गलत ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हार्म करती हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उस पर ऑलरेडी कंट्रोल था एक सरकार का। लेकिन ये जो अभी ऑनलाइन चीज़ें चालू हो गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन यूट्यूबर्स हो गए, इंटरनेट पर कई सारी चीज़ें आ रही हैं अभी, तो उन पर भी नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने इनको सबको सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का काम किया है। तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो अब सरकार इन पर अपना नियंत्रण रखेगी आगे। पेज नंबर पर अच्छी खबर है, राजस्थान के सभी जो भी अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वन विभाग ने यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1128 पदों पर भर्ती निकाल दी है। तो आवेदन 8 दिसंबर से इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को धा दीजिए, जो भी और तैयारी हैं सबको कंबाइन कीजिए और आप सभी के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास भी आपके रंग लाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 87 जो पद हैं ये वनपाल इसको बोलते हैं फॉरेस्टर, और वन रक्षक होता है फॉरेस्ट गार्ड। 1141 इसके पद निकाले गए हैं। टोटल 1128 पदों के लिए ये भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है एक आयुर्वेद संस्थान है जयपुर के अंदर, इसका नाम है नेशनल आयुर्वेद संस्थान जयपुर। तो ये जो संस्थान है इसका गठन 1976 में किया गया था, और ये अभी जो क्या है इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये खबर आई है इसमें कि इसको अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है नेशनल आयुर्वेद संस्थान को। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कमेंट बॉक्स में जरा ये बताइए कि इस संस्थान के जो हेड हैं, वाइस चांसलर हैं जो, वो कौन है। इनका नाम आप मेरे को बताइए, कौन है इस यूनिवर्सिटी के, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आयुष मंत्रालय के अधीन आता है ये जो यूनिवर्सिटी है।
अभी जो बन गई है ये नेशनल आयुर्वेद संस्थान था, अभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। तो ये आयुष मंत्रालय के अधीन आती है, जयपुर में स्थित है, 1976 में गठन था। अब इसके वीसी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पेज नंबर 2 पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 1 दिसंबर से खुलेंगे गोविंद देव जी के मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है, बहुत ही फेमस मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये माधव गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है ये। तो माधव गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी हैं। और आप मेरे को ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में जो मतलब आधुनिक चेतना, आधुनिक जो काम किया है वो कौन व्यक्ति हैं जो माधव गौड़ी संप्रदाय से संबंधी हैं, मतलब जो कि मतलब आधुनिकता लाने का काम किया है। अब मतलब मॉडर्न समय में उन्होंने प्रयास किए हैं इस संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए। उनका नाम आप मेरे को बताइए क्या है। मैंने आपको प्रवर्तक का नाम बता दिया, माधवाचार्य जी। तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और एक मंदिर और है इनका, वो किस जिले में स्थित है? माधव गौड़ी संप्रदाय का एक और मंदिर है बहुत ही फेमस, वो किस जिले में स्थित है वो मेरे को आप बताइए। तो ये इसे आप भूल जाइए, वल्लभाचार्य नहीं है, वल्लभ संप्रदाय नहीं है, ये माधव गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है, गोविंद देव जी मंदिर। दोनों प्रश्नों के उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नाहरगढ़ में बाघों पर तीसरी आंख से रहेगी नज़र, मौतों पर काबू के बारे में बात की जा रही है पूरी की पूरी। अब मैंने जिक्र भी किया था नाहरगढ़ जयपुर में अभी दो बाघों की मौत भी हो चुकी है वहाँ पे। तो ये सारी घटनाएं इसके चलते यहाँ पे कुछ ये कैमरे यहाँ पे लगाए जाएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए, रोकने के लिए। तो मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न ये है कि टोटल जो भी जैविक उद्यान है राजस्थान के अंदर वो टोटल 5 हैं, उनमें एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मैंने आपको बताया था 4 शहर लिए गए हैं अभी राजस्थान से, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लस अब ये जोधपुर में वायु प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है कि मेहरानगढ़ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये बात की गई है। तो यहाँ दो जो पॉल्यूटर है उनकी बात की गई है। मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली एक वीडियो बनाई थी मैं 3-4 दिन पहले, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की इनके बारे में, 8 पॉल्यूटर के बारे में बात की है। तो उनमें से 2 यही थे, PM 2.5 और PM 10, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर इनका नाम होता है पूरा। तो ये क्या है कि इनके जो पार्टिकल हैं एयर में सस्पेंड रहते हैं। ये देखा, धुंध जैसा माहौल हो जाता है दिल्ली में, ये NCR वाले रीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं वो एयर में सस्पेंडेड का मतलब हवा में घूमते रहते हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें मतलब जो विजिबिलिटी है, जो आप देख सकते हो वो चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं आपको सामने की। तो इसके कारण ये प्रदूषण बढ़ता है। ये 2 कारण बताए गए हैं यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर। तो जोधपुर में भी इसके कारण ये प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए PM 2.5 PM 10 के बारे में। और वो वीडियो आप यदि नहीं देखी है तो आप जा करके देख भी सकते हो उसे। तो मैंने आपको 4 शहर बताए थे, जोधपुर, कोटा, भिवाड़ी और जयपुर। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है एयर पॉल्यूशन को लेकर के। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी उसके प्रीमियम की राशि बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर एक ये न्यूज़ कवर की गई है ये। तो बीमा नियामक जो है, तो यहाँ पे एडा के दिशा निर्देशों के बाद ये फैसला कुछ हुआ है, इसमें प्रीमियम में 200% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इरडा क्या है? ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1999 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद के अंदर है। जैसे आपने ट्राई का नाम सुना है, टेलीकॉम जो जितनी भी कंपनी है, सर्विस है, उनको रेगुलेट करने का काम ट्राई करता है। एडा जो है इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ऐसे कई सारी बॉडी हैं जो कि अपने अपने जो क्षेत्र हैं उनके लिए बनाई गई हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं, दिशा निर्देश देने का काम करती हैं। तो एडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, भारत सरकार ने अभी एक PLI स्कीम लॉन्च की है। तो PLI स्कीम के बारे में हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था PM मोदी ने कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो गई थी, सारी चीज़ें मतलब ठप पड़ गई थी। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सारी की सारी आह्वान किया था PM मोदी जी ने। तो वहाँ पर ये एक और स्टार ऐड कर रहा है उसी चीज़ को लेकर, उस कड़ी को लेकर के कि केंद्र सरकार ने इस PLI स्कीम को लॉन्च किया है। तो जानते हैं क्या है ये। तो इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा प्रोडक्शन करने पे, गुड्स का, सर्विस का नहीं, गुड्स का केवल। तो यहाँ पे कुछ 10 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, 10 प्रमुख सेक्टर इसमें लिए गए हैं। ये जो PLI स्कीम है इसके तहत इसका उद्देश्य ये है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना, और इसके साथ साथ अपने एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? नकद में इंसेंटिव दिया जाएगा 5 से 7 वर्षों के लिए। मतलब जो भी कंपनीज होंगी इस फील्ड में काम करेंगी 10 सेक्टर्स में गुड्स निर्माण के लिए, तो उनको 5 से 7 वर्ष के लिए इस प्रकार से ये इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि
आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसको सफल बनाया जा सके और भारत से निर्यात को बढ़ाया जा सके। तो ये इसीलिए ये स्कीम लाई गई है ताकि आत्मनिर्भर बन सके अपना भारत। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये अमेरिका संबंधी न्यूज है यहाँ पे। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं कश्यप पटेल। तो कश्यप पटेल बहुत ही अच्छी एक पोजीशन में पहुंच गए वहाँ पे। अभी अमेरिका में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ इनको बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर बन जाती है ये भारत के लिहाज से, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर यूएसए जो कि वर्ल्ड लीडर है वहाँ पे पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। तो कश्यप पटेल को बना दिया गया है चीफ ऑफ स्टाफ रक्षा मंत्री का अमेरिका के अंदर। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लेबनान व इजराइल संबंधी न्यूज यहाँ पे। तो भूमध्य सागर में इनका कुछ सीमा विवाद है लेबनान और इजराइल के बीच। तो उसमें मध्यस्थता का काम करेगा अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तेल के भंडार हैं। तो उनका कैसे फ़ायदा उठाया जा सके ताकि शांति बना करके उनका यूज़ किया जा सके। तो इसलिए लेबनान और इजराइल के बीच ये कुछ वार्ता होगी विवादित जो समुद्र क्षेत्र है उसको लेकर के। तो देख लेते हैं एक बार इसका मैप ताकि आपको लोकेशन अच्छे समझ में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं लेबनान है, ये भूमध्य सागर है जिससे कि कनेक्टेड है, मतलब लेबनान कंट्री से लगता है, ये इसकी सीमा लगती है। और लेबनान की कैपिटल बेरूत हो जाती है यहाँ पर। अभी आपने कुछ दिनों पहले 1-1.5 महीने पहले सुना भी होगा, यहाँ पे कुछ केमिकल विस्फोट हुआ था, कई सारे लोगों की जान चली गई थी यहाँ पे पोर्ट पे जो रखा हुआ था केमिकल, वो उसके कारण तो काफ़ी चर्चा में भी था लेबनान। तो इसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ बात कर रहे हैं इजराइल की, ये 2 कंट्री की बात की गई न्यूज़ के अंदर, ये है इजराइल। इसकी 2 कैपिटल को लेकर चर्चा रहती है, टेल अवीव और जेरूसलम। जेरूसलम अमेरिका बोलता है कि इसकी कैपिटल जेरूसलम है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। तो इन दोनों कंट्रीज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे भूमध्य सागर से लग रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनका कोई क्षेत्र है उसको लेकर के विवाद की ये बात चल रही है कि इसको शांति से इसमें समझौता हो सके ताकि क्रूड ऑयल निकाला जा सके और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके और शांति थोड़ी सी बनी रहे, क्योंकि इन एरियाज़ में ज़्यादा अशांति रहती है। इजराइल को लेकर के, यहाँ पे सीरिया को लेकर के, ईरान, इराक, ये सारे एरियाज़ में चीज़ें मतलब चलती रहती हैं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। ये पैलेस्टाइन वाला विवाद चलता ही रहता है इजराइल के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं सारी की सारी चीज़ें। ये साइप्रस एक भूमध्य सागर में एक द्वीप है साइप्रस, इसकी कैपिटल निकोसिया है। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, म्यांमार के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे अभी एक वोटिंग से नाखुश है विपक्षी पार्टी। तो मैं आपको बता दूं म्यांमार के अंदर क्या सिस्टम है कि जो वोटिंग पार्टी जैसे हमारे यहाँ पे होती हैं, मेन जो टॉप हमारे यहाँ पे 2 मुख्य पार्टी हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा भी 5 अन्य पार्टी हैं, तो वो भाग लेती हैं और सरकार फॉर्म करती हैं। इसी प्रकार से म्यांमार के अंदर 25% की साझेदारी वहाँ की फौज की भी है, यानी कि सेना की भी है। तो उनकी भी सीट रिजर्व है, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं और वहाँ पे अपनी सत्ता में भागीदारी निभाती हैं। तो ये भी आपको चीज़ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे विपक्षी दल हैं, दोबारा वोटिंग की बात कर रहे हैं। राजधानी नेपितो है, यहाँ पे नाफ नदी है बहुत ही फेमस एक, और रोहिंग्या मुस्लिम का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत सारे माइग्रेट किए थे इंडिया के अंदर कई सारे देशों में, मतलब कई देशों के लिए परेशानी बन गए थे, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ अत्याचार हुआ था म्यांमार के अंदर। और नाफ रिवर उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, जिसमें कई सारे मुसलमान रोहिंग्या जो हैं वो उसमें बह के मर भी गए थे जब उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ था। नाफ रिवर का संबंध, नाफ रिवर म्यांमार के अंदर बहती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब जिन लोगों को आगे लोकोक्तियाँ देखनी है तो बने रह सकते हैं वीडियो में, अन्यथा वो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट लोकोक्ति हैं यहाँ पे। पहली है भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता, पहली लोकोक्ति है ये। इसका मतलब ये है जो कमज़ोर है उसका हर कोई शोषण करता है। मतलब आपको पता ही कमज़ोर व्यक्ति जो होता है, आपने कभी भी देखा भी होगा, मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कभी आप रोड पे चलते हुए ट्रक को देखिए और एक छोटी कार को देखिए, मारुति टाइप जो होती है, तो आप देखेंगे कि ट्रक वाला जो आदमी है वो उसको मतलब कि इमीडिएटली कभी साइड नहीं देता है। मतलब वो पूरा मेजर मतलब पार्ट अपना मेन रोड पे ही चला के चलता है, क्योंकि उसे पता है कि दमखम अपने पास ही है। तो उसी प्रकार से आप ले सकते हैं यहाँ पे कि कमज़ोर का हर कोई शोषण यहाँ पे करता ही है। दूसरा है मेंढकी को जुखाम, यानी कि मामूली व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरेबाजी करना, इसको बोलते हैं मेंढकी को जुखाम। आप समझ सकते हैं कि मेंढकी, तो मेंढक जो है वो रहता ही पानी के अंदर है और वो भी बोलते हैं कि मैं जुखाम। तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि आपका तो काम ही वहीं पे रहना है, आपको कैसे जुखाम हो जाएगा, मतलब आप तो पानी के अंदर ही पूरा का पूरा काम है मेंढक का। तो ये यहाँ से बनाया गया लोकोक्ति है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पूछा भी गया कई बार। फिर है तीसरा लिखित सुधाकर लिखिका राहु। इसका मतलब क्या है, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। मतलब कोई व्यक्ति अच्छी उपलब्धि पाने के योग्य है, योग्यता रखता है, लेकिन उसका दुर्योग से
परिणाम उसे बुरे भोगने पड़ रहे हैं, तो यह लिखित सुधाकर लिखिएगा राहु, कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा आप इसे, आगे भी पूछा जा सकता है। चौथा है सांप छछूंदर की गति होना, मतलब कि किसी दुविधा में पड़ जाना। आपने सुना होगा ये काफ़ी सारे बुजुर्गों से कि उसकी तो सांप छछूंदर जैसी गति हो गई है, तो वो दुविधा में पड़ गया है, मतलब ये है। फिर है यहाँ पे पांचवा अंतिम, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, मतलब जो प्रत्यक्ष चीज़ है उसको क्या प्रमाण की जरूरत है, तो इसका मतलब है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 5 लोकोक्तियाँ हैं, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होंगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोस का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे कोई अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।